Good evening, Jai Hind. Let's start the class without any further delay. So we were here, if you remember. Just a minute. Okay, yes. So what till now we have studied is how volcanism produces the two kinds of rocks, and both of them being igneous rocks. जो है एक इंट्रूसिव स्ट्रक्चर्स हो गए और एक एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर्स हो गए. उनके डिफरेंट जो इंट्रूसिव हैं उनके अलग नाम, एक्सट्रूसिव के अलग नाम हम लोग पहले ही इसमें देख चुके हैं. ठीक है, उनका क्या क्या नाम है. इस पर कोई प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि ये नाम कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए हो सकता है इस पर एक प्रश्न कहीं चिपका दे. आप ये भी जान चुके हैं कि दरअसल वोल्केनो किस टाइप का होगा, किस टाइप का बनेगा, उसमें एक्सप्लोजिवनेस कितनी होगी, ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं कि किस तरह का मैग्मा वो रिसीव कर रहा है. यू ऑल्सो नो दैट. ओके, हमने ये भी पढ़ लिया है. इसी आधार पे दो मुख्य प्रकार जो है वोल्केनो के, वो एक है कंपोजिट वोल्केनो और एक है शील्ड वोल्केनो. ओके, कंपोजिट वोल्केनो स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहलाता है. और तीसरा टाइप का वोल्केनो है जो कि बहुत सबसे कॉमन टाइप का है, वो सिंडर कोन. आप ये भी समझ गए कि रॉक्स दरअसल उत्पत्ति के आधार पर और जिस प्रक्रिया ने उन्हें बनाया है उसके आधार पर कई भागों में बांटे जा सकते हैं. मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे जा सकते हैं. इसमें इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, 3 तरह की रॉक्स हो सकती हैं. ये भी जानते हैं आप कि इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाई करने पे आ जाए तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव तो है ही, उसके साथ साथ उसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर भी उसे एसिडिक और बेसिक में बांटा जा सकता है. एसिडिटी कितनी है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें सिलिका की मात्रा कितनी है. ठीक है, और एसिडिटी तो ये हो गई. और दूसरा हो गया उसका कलर. उसका कलर डिपेंड करता है कि उसमें आयरन की मात्रा कितनी है. आयरन की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो आप समझते हैं कि वो लाइट कलर से डार्क कलर का हो जाएगा. ये 2 चीज महत्वपूर्ण जानने वाली है. आपको ये भी जानना है कि एसिडिक रॉक का, लाइट कलर रॉक का जिसमें सिलिका ज्यादा है, उसका उदाहरण हो गया ग्रेनाइट. और जिसमें आयरन का सिलिका थोड़ा कम और आयरन ज्यादा हो जाए और डार्क कलर का, उसका एग्जाम्पल हो गया बेसाल्ट. आप ये भी जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट में भी ये डिफरेंस साफ साफ रिस्पेक्टिवली दिखाई पड़ता है. ठीक है, ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक. फिर आप समझ गए कि सेडिमेंट्री रॉक्स भी जो होती हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स दरअसल इग्नियस रॉक्स का ही जो है के ही ऊपर तमाम फैक्टर्स इग्नियस रॉक्स के ऊपर काम करते हैं. तो फिर अगला जो टाइप ऑफ रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है. उससे मैकेनिकल फोर्सेस से, केमिकल फोर्सेस से और ऑर्गेनिक जो है वो फोर्सेस कह लीजिए या ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बन सकता है. ये भी आप जानते हैं. इसीलिए इन्हें रॉक्स ऑफ एक्यूमुलेशन, रॉक्स ऑफ रिएक्शन और रॉक्स ऑफ फॉसिलाइजेशन कहते हैं. दोनों उदाहरण आप देख चुके हैं. अब जब बात आती है कायांतरित चट्टानों की, मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो दरअसल कैसे कैसे बन सकती हैं, दोनों से बन सकती हैं. डायरेक्ट इग्नियस से भी बन सकते हैं और सेडिमेंट्री से भी बन सकते हैं. ये वाली साइकिल भी हो सकती है कि पहले इग्नियस सेडिमेंट्री बना, फिर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बना. और ये डायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, ये बात भी आप जाने रहिएगा. बस दैट्स ऑल, बहुत ज्यादा वो नहीं है. तो जानने वाली बात ये जरूर है कि 2 तरह से मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और एक रीजनल मॉर्फिज्म. जो मेटामॉर्फिज्म, तो कॉन्टैक्ट का मतलब ये हुआ कि सिर्फ टेम्परेचर इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, और यहाँ टेम्परेचर और डिफॉर्मेशन यानी प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अगर है तो उसे रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं. आप ये चीज समझ गए. साथ ही साथ हमने ये भी देखा था, इनके उदाहरण तो देखे ही थे कि किससे क्या बनता है. और फिर हमने इसका ये भी जाना कि ये वो नाम है या मोज हार्डनेस स्केल. तो कोई पूछे कि निम्नलिखित में से कठोरता के लिए नापा जाने वाला स्केल कौन सा है, तो मोज है. और इनको अगर कहीं अरेंज करने में आ जाए तो एक हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए कि आप इसे अरेंज कर ले जाएं. ठीक बात है. रॉक फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, आप जानते हैं. लेकिन मिनरल्स की बात जब बात आती है ना, एलिमेंट्स और मिनरल्स की बात आती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि जैसे अर्थ है, धरती है, तो धरती की जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो क्या है, ये आपको आइडिया होना चाहिए. यानी कहने का अर्थ ये है कि मान लो मैं 1 मिनट पहले आपका चैट बॉक्स में ओपन कर दूं. हाँ, मान लीजिए सवाल आ जाए कि धरती को केमिकल कंपोजिशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से जो तत्व हैं, 1 2 3 4 जो तत्व दिए हुए हैं, उनको जो है बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाइए. तो आपको मालूम है क्या कि अर्थ को अगर देखा जाए तो अर्थ में मास के हिसाब से, द्रव्यमान के आधार पर सबसे ज्यादा जो प्रचुर एबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? कोई लिखिए चैट बॉक्स में.
सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो है प्रचुर कौन सा है? किसी भी स्वरूप में वो पाया जाता हो, लेकिन अगर एक एलिमेंट की बात करिए तो सबसे ज्यादा कौन सा है? आयरन है। बिल्कुल सही बात है आस्तिक। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आयरन है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ऑल ऑफ यू नो। यस, सेकंड नंबर पे टेक अ गेस। ऑक्सीजन है, फिर सिलिका है। ठीक है, ऑक्सीजन देन सिलिका और फिर मैग्नीशियम। तो पता नहीं, ऐसा आई डू नॉट सस्पेक्ट कि एकदम से ऐसा रटा रटाया पूछ लेगा, लेकिन बेसिक टॉप 3 का आइडिया आपको होना चाहिए, कहने का अर्थ है। ठीक है, लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि फंसाता कैसे है। आप अपने अध्ययन के दौरान यह पढ़ के याद करके दिमाग में बैठा के जाएंगे कि अर्थ में सबसे नंबर 1 पे आयरन है, फिर दूसरे नंबर पर मान लो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, और ये सिलिका है, और ये क्या बोलते हैं, सिलिकॉन के बाद जो है मैग्नीशियम है। मान लीजिए 4 आपने दिमाग में बैठा के आप एग्जाम के लिए गए, और वहां प्रश्न में जानते हैं क्या पूछेगा, वो जानते हैं इस चीज को कि रटने वाले लोग ऐसे ऐसे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए वो पूछेंगे कि अर्थ के क्रस्ट में, वो सिर्फ क्रस्ट का पूछ लेगा, और आप अर्थ का पूरे याद करके गए हैं, आप ध्यान भी नहीं देंगे, आप जल्दी से पढ़ जाएंगे, स्किप कर जाएंगे और तुरंत आंसर पे चले जाएंगे कि आयरन नंबर 1 पे, दूसरे पे ऑक्सीजन है, तीसरे पे सिलिकॉन, ये है वैसा। तो अर्थ का कॉम्पोजिशन अलग है, याद रखिएगा, और अर्थ क्रस्ट पूछा जाए तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो दूसरी तरह है। अर्थ के क्रस्ट में जब आप आएंगे, आयरन तो सारा आप जानते ही हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि अर्थ में जो आयरन है वो तो सब कोर में चला गया ना, भारी है तो नीचे नहीं चला गया होगा? ये बात समझ पा रहे हो? हाँ पूजा, बिल्कुल सही बात है। जब क्रस्ट की बात आएगी तो आयरन तो भारी हो तो नीचे है, तो सिर्फ क्रस्ट का अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन नहीं नंबर 1 पे हो जाएगा। एग्जैक्टली तो ये सब ट्रिक्स हैं, जो शार्प पॉइंट्स हैं, जो कहीं पूछ ले तो आप कंफ्यूज होकर सवाल गलत मत कराइएगा। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये 3 टॉप 3 हो जाते हैं अर्थ क्रस्ट की अगर बात की जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या मैं आपको बता दूं, मिनरल्स क्या होते हैं? एक्चुअली बेसिक चीज तो हमने अभी डिस्कस नहीं की कि मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल्स जो है, जो भी हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, आयरन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब जितने भी पढ़ रहे हैं, ये जिस कंबाइंड रूप में रॉक्स के रूप में जैसे पाए जाते हैं उनको मिनरल कहा जाता है। रॉक्स में किस रूप में पाए जाते हैं वो उनके मिनरल्स हो गए, ठीक है। तो हाँ, ये बात सही है कि जनरली ये जो एलिमेंट्स हैं वो अकेले अकेले नहीं पाए जाते हैं, किसी न किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं। तो वो जो कंबाइंड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड मिनरल। लेकिन सवाल ये नहीं आएगा, सवाल ये आएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कुछ दे दिया, और नंबर 2 में लिख देगा कि सभी तत्व, ऑल द एलिमेंट्स आर ऑलवेज फाउंड एज कंबाइंड इन देयर कंबाइंड फॉर्म एज मिनरल्स। तो हाँ, ये बात सही है कि 90%, 80%, 90% केसेस में ऐसा होता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र नहीं कहना चाहिए, प्योर मिनरल्स के रूप में भी पाए जाते हैं, उनके साथ कोई और मिक्सचर नहीं होता है। समझ गए बात? तो ऐसे उदाहरण अपने पास हैं, जैसे आई थिंक सल्फर है, आई एम श्योर सल्फर हो गया, और सोना चांदी मिलता है कि नहीं? सीधे डायरेक्ट सोना के रूप में और चांदी के रूप में मिलता है कि नहीं मिलता है? उसे रिफाइन करना होगा, वो अलग बात है, फिजिकली रिफाइन करने की बात अलग है, लेकिन केमिकली देखिए तो सोना और चांदी हो गया, ये सब वैसे के वैसे मिल जाते हैं। तो सिंगल मिनरल एलिमेंट ऐसे याद रख लीजिए। ये जो शब्द है ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कंफ्यूज कर सकता है। ज्यादातर जो तत्व हैं वो मिश्रित खनिजों के रूप में, मिश्रित रूप में पाए जाते हैं अन्य तत्वों के साथ, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके मिनरल को जो है वो उनका ऐसे केमिकल जो है डिकम्पोजिशन या जो भी करने लगी ब्रेकडाउन, तो उसमें से शुद्ध रूप में भी निकल आएंगे। तो सोना, चांदी, सल्फर, ये सब उसके उदाहरण हैं, ठीक है। कॉपर ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, ताम्र युग तो, और कैसे ताम्र युग आया था? ऐसे ही तो आया था, क्योंकि तांबा जो है अपने स्वरूप में जो है वो मिल गया आसानी से, फिर उससे जो क्रांति ही आ गई पूरी, है कि नहीं है? क्रांति क्यों आ गई? तांबे से क्रांति क्यों आ गई थी? ताम्र युग आ जाने से क्रांति क्यों आ गई थी? लौह युग पहले आया था कि ताम्र युग पहले आया था? बहुत अच्छा रमाकांत, शाबाश, यू आर देयर, सभी लोग जानते हैं, ठीक है।
तो आयरन में क्या प्रॉब्लम क्या थी? वेट। पहले तो जो सभ्यताएं होती थी उसमें युद्ध का एक अपना महत्व होता था, तो युद्ध में जो हथियार हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, वो बहुत वेट हैवी होता है, आयरन बहुत हैवी होता है ना। तो ऐसा कहीं मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो बड़ा अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था कि भाई तांबा कॉपर आ जाने से क्या हुआ कि कुछ सभ्यताएं जिन्होंने कॉपर की खोज कर ली तो उनको इसका बहुत बड़ा एडवांटेज, अर्ली एडवांटेज मिल गया। ठीक है, एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट मिल गया कि जो है वो मजबूत और हल्की चीज उनको मिल गई। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, तो तांबा, सोना और चांदी, और कुछ ना याद रहे तो याद रखना कि ये तीन चीज जो है वो अपने जो है वो एकाकी रूप में भी जो है खनिज के रूप में पाए जाते हैं, उनके साथ किसी कोई मिक्सचर नहीं पाया जाता। ठीक है, और मैं आपको क्या बता दूं, कुछ जीके टाइप की चीज बता देना चाहता हूं। मैंने जो अपने नोट्स कभी बनाए थे उनसे मैं आपको देख के बता रहा हूँ, ये जीके जनरल नॉलेज टाइप की चीजें हैं, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए, कम से कम ये मालूम हो आपको कि जो है यहां से सवाल उठ सकता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट का कोई डिफरेंस बता सकते हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट में एकदम मुख्य रूप जो है उत्पत्ति के संदर्भ में ग्रेनाइट और बेसाल्ट में क्या डिफरेंस है? ओरिजिन के बेसिस पे आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे कि ग्रेनाइट ये होता है और बेसाल्ट ये होता है ओरिजिन के हिसाब से? ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही बात है, ठीक जा रहे हैं आप लोग। और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से उसको करिए, डिलिनिएट करिए। ग्रेनाइट क्या होता है? एसिडिक होता है। और बेसाल्ट क्या होता है? बेसिक होता है। किसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो तो सब जानते ही हैं, आप तो फटाफट बोलिए। लाइट कलर के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर दीजिए, ग्रेनाइट किसका लाइट कलर होगा, बेसाल्ट जो है वो डार्क कलर होगा। मेन जो, लेकिन जो मैं आंसर आपसे सुनना चाह रहा था वो था उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी में है सारा, कि इन दोनों में से कौन सा है जिसमें अच्छे क्रिस्टल्स बन पाएंगे। ग्रेनाइट में आदित्य का कहना है, और क्यों बन पाएंगे? सही जवाब, क्योंकि उसे अच्छा समय मिलता है कूल डाउन होने का। और वो क्यों मिलता है समय, अच्छा समय क्यों मिल जाता है उसे कूल डाउन होने का? क्योंकि वो धरती का इंट्रूसिव है ना, ऊपर आएगा तो एकदम जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और नीचे वो बनता है स्ट्रक्चर। अब आप सब जानते हैं, इसके आगे मुझे ज्यादा नहीं इसको बोलना, इतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं थी वैसे तो कुल मिलाकर ये है कि हमने, हाँ, ये जी के टाइप का, बस आप समझ गए कि मेरा इशारा किस तरफ है, तो हल्का सा एक दो बार ये चीजें जी के टाइप की चीजें भी दिखते रहेगा। अब हम वापस आते हैं, हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में रॉक फॉर्मेशन इन इंडिया। एक बहुत ही सरल वाक्य में मैं आपको अगर कहना चाहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत, जो जो भारतीय भूखंड है, इंडियन प्लेट जो है, वो आप जानते हैं कि अंटार्कटिका से टूटकर और इतने इतने मिलियन ईयर्स में धीरे धीरे करके इक्वेटर क्रॉस करके आई है और एशियन जो प्लेट है उससे टकराई है। एक तो ये टाइमलाइन हो गई उसके मूवमेंट की। दूसरी जो टाइमलाइन है वो है कि उसके सरफेस पर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो क्या सब एक साथ बने थे? अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर बने थे? हाँ, अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर बने हैं। कुछ का सोर्स जो है वो ओरिजिनल जो क्रेटॉन्स उन्हें कहते हैं। कुछ का सोर्स जो होता है क्रेटॉन हो सकता है, यानी जैसे उस समय था शुरुआत में जब पहली बार क्रस्ट बनी तब से आज तक अगर वो प्रिजर्व है तो उसे क्रेटॉन कहते हैं। कुछ जो है वो अंदर की ज्वालामुखी, जैसे दक्कन का पठार आप जानते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान बन गया। कुछ जो है बहुत देर में, जब माउंटेन से नदियां आना शुरू हुई, काट काट के जो है वो सेडिमेंट्स को लेकर आई और जो है तो उत्तर के मैदान बन गए, गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान उससे बन गए। तो अलग अलग जो भारत के जो भूखंड के भारतीय प्रायद्वीप जो है उसके अलग अलग जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो अलग अलग समय पर बने हैं। और इसको अगर ठीक से देखना है तो हमको उस पूरे इंडिया के जो पूरा स्ट्रक्चर है, फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है, उसमें कौन सी रॉक किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर ध्यान देना होता है। और अगर हम वो देखने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि ये मैप लगभग ऐसा मैप जो है वो सामने आता है। ये भी हम देख चुके हैं कि इस तरह का मैप जो है वो सामने हमारे आता है कि कौन किस युग में बना है। अगर बात किया जाए तो आर्कियन युग हो गया, लोअर प्रोटरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, टर्शरी, क्वाटरनरी, जुरासिक, ट्रायसिक नीचे है, क्रेटेशियस ऊपर है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अलग अलग भाग जो है वो अलग अलग समय पर उसके जो कंपोनेंट्स है, जैसे पजल नहीं होती है, वो एक जिगसॉ पजल जिसे कहते हैं ना, कि उसमें टुकड़े लगा लगा के आकृति बनानी होती है, ऐसे समझ लीजिए कि अलग अलग जो टुकड़े हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग समय पर वो बने थे।
मुख्य रूप से इसमें क्या पूरा रट लेने की जरूरत है? जी नहीं, लेकिन इतना आइडिया आपको जरूर होना चाहिए कि जो सबसे पुराना भाग है वो ये है, उसके बाद ये है, ठीक है, और उसके बाद ये है। एक तीन तो कम से कम याद रखिए, कम से कम तीन महत्वपूर्ण जो भाग है आप हमेशा इस चीज को याद रखिए, ठीक है, कि ये आया पीला वाला, उसके बाद जो आया ये नीला वाला, और उसके बाद ये वाला। कम से कम ये तीन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे वो ये था कि ये तो हो गया कि वेस्टर्न जो हिसाब, जो एक जनरल क्लासिफिकेशन हमने अभी तक देखा था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसी कॉन्सेप्ट का मॉडिफाइड रूप है। उसी कॉन्सेप्ट में अलग अलग रॉक सिस्टम्स को इंडिया, भारत के हिसाब से जो है वो नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे जो पुरानी रॉक्स है उनको अभी भी आर्कियन ही कहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो आर्कियन सिस्टम है वो कहते हैं अर्ली प्रीकैम्ब्रियन समय का है। तो अर्ली प्रीकैम्ब्रियन समय का है, तो इससे, और क्योंकि इसका नाम आर्कियन है ही, तो आर्कियन की वजह से हम कम से कम जो पहला अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों वो क्या है? अगर आर्कियन इसका नाम है तो इसका कम से कम एक पहला अंदाजा तो फट से हम लगा सकते हैं कि इस समय जीवन अपने उस स्वरूप में नहीं था कि वो फॉसिल छोड़ सके। इस पर हमने सवाल भी पूछा था और आपने उसका जवाब दिया था। आधा जवाब सही था आपका, आधा मैंने आपको बताया था कि ठीक है, वो तो ठीक है कि इग्नियस रॉक्स है ये, तो इग्नियस रॉक्स में जो है वो फॉसिल जिएंगे ही नहीं, सर्वाइव जिएंगे क्या, वो तो पहले से ही मरे, मतलब वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, वो केमिकली और फिजियोकेमिकली सर्वाइव नहीं करेंगे इतने सालों तक, क्योंकि वो उस समय इतने हाई टेम्परेचर में वो सॉलिडिफाई होता है कि वो वैसे ही जल के खत्म हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन उसका मुख्य कारण आपको याद होगा कि यह है कि उस समय जीवन होना भी तो चाहिए उस स्वरूप में जिसका फॉसिल प्रिजर्व हो सके। तो ये भी हमने सीखा था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर अब इस तरह से मैं बोल रहा, अब कल तो हमने डिटेल में समझाया था, अब इस तरह से बोल रहा हूं ताकि आपको याद होता जाए। तो इंडिया का जो रॉक स्ट्रक्चर है उसको हम मुख्य रूप से जो है वो चार भाग में बांट सकते हैं। पहला है आर्कियन, ऑब्वियसली ये एज के हिसाब से ही है। पहला आर्कियन है, दूसरा पुराना है, तीसरा द्रविडियन है और चौथा आर्यन है। तो और कुछ ना हो तो ये क्रम तो याद ही रखना भाई, ठीक है, ये क्रम कम से कम याद रख लेना। पहला आर्कियन है, आर्कियन में दो हिस्से हैं, जिसमें एक ग्रुप है नाइस और शिस्ट का और दूसरे का नाम रखा गया धारवाड़ सिस्टम, ठीक है। सबसे पुराने में से भी पुराने ये हैं, ठीक, पुराने में से भी सबसे पुराने हैं ये, उनसे नए 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 ये क्रम चल रहा है। आप ध्यान रखिएगा, अगर इसमें नवीनता का क्रम देखा जाए कि कौन अद्यतन है कौन पुरातन है, तो आप ऐसे चलेंगे, ऐसे, ठीक, समझ रहे हैं बात को? ये इस प्रकार का आपको क्रम मिलेगा। तो आर्कियन के दो हिस्से हुए, नाइस और शिस्ट, ये आज भी उस स्वरूप में मिल जाते हैं जो रॉक सिस्टम के रूप में। उसके बाद धारवाड़ आया है, उसके बाद जो सिस्टम है उसे पुराना सिस्टम कहते हैं। अगर उसको उस युग के हिसाब से देखेंगे तो प्रोटेरोजोइक समय का, यानी प्रोटेरोजोइक मतलब जीवन की शुरुआत हुई ही थी। और उसमें दो हिस्से हैं, जो पुराना वाला हिस्सा है वो कडप्पा सिस्टम है, जो नया हिस्सा है वो विंध्यन सिस्टम है। उसके बाद जो आता है युग उसको द्रविडियन युग कहते हैं, और अगर उसको वेस्टर्न जो जियोलॉजिकल टर्म्स में बोलिएगा तो उसको पैलियोजोइक कहते हैं। तो पैलियोजोइक सिस्टम की जो रॉक्स हैं वो द्रविडियन कहलाती हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और सबसे जो नई रॉक्स हैं मेसोजोइक और सीनोजोइक के जो समय बनी है उन्हें आर्यन रॉक्स कहा जाता है, ठीक है। और जो आर्यन रॉक्स में अगर हिस्सा करने पाए तो गोंडवाना, जुरासिक, डेक्कन, टर्शरी, क्वार्टर। बस एक जनरल आपको जो समय का जो क्रम है वो एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, कहने का अर्थ ये है। अभी तक के डिस्कशन का यही सार मैं चाहता हूं कि आप जाने कि इनका क्रम हल्का सा मालूम होना चाहिए कि कौन सा इसमें पुराना रॉक है कौन सी नई रॉक है, इतने तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में भी इन चीजों को जान लेंगे और बस काम हो जाएगा। अब वो वाला मैप आप ध्यान में रखिएगा, मैप मतलब सॉरी मैप नहीं कहना चाहिए, चार्ट। अब ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आर्कियन, पुराना, द्रविडियन, आर्यन, खाली इतना ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब एक एक के बारे में हल्का हल्का जान भी लेते हैं। आर्कियन जो नाइस और शिस्ट हैं, ठीक है, ये समझ गए। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको दिमाग में आ गया? जो सबसे पुरानी रॉक्स हैं वो क्या कहलाती हैं? आर्कियन। इनके दो हिस्से कौन कौन से थे? पहला हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, ठीक है ना, सब समझते रहना भाई, गड़बड़ाना मत। हाँ, तो पहला हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी पुराने में भी सबसे पुराना। तो ये ओल्डेस्ट और प्राइमरी रॉक्स हैं, ठीक है, दे आर ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी रॉक्स। ओके, ऑल राइट। प्राइमरी रॉक्स का मतलब
जो कुछ भी रॉक्स अब बनी होंगी वो इसी से बनी होंगी, इससे पहले कोई रॉक नहीं, इससे पहले सीधे मैग्मा। आप सब बात समझ गए? इससे पहले सिर्फ मैग्मा और लावा, इससे पुराना रॉक नहीं मिलेगा आपको। जो अब इसके बाद बनेगा वो इसी से बनेगा। ये लिखा भी है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन लावा। they don't contain fossils, obviously now you know why they don't contain fossils. Gneiss is metamorphosed form। इन्हीं प्राइमरी रॉक्स का, आर्कियन जो रॉक्स हैं जो, वो मेटामॉर्फोज हो जाती हैं तो नाइस बन जाती हैं। आप समझ रहे हैं बात? इग्नियस रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फोज हो गए, इसलिए नाइस बन गए। याद आया? हम इसको पढ़े थे, याद आ गया आपको कि नहीं याद आ गया? ये देखो, जल्दी से वापस आओ। इसीलिए क्विकली आप रेफरेंस बैक करते रहिए चीजों को, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, पिक्चर दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, और बताए थे आपको कि बहुत इंपॉर्टेंस है, का भूलो ना। याद आया? ये मुड़ा तुड़ा हुआ देखो, सफेद गहरा, सफेद गहरा, सफेद गहरा, याद आ गया? डार्क लाइट सिस्टम जो याद आ गए। और आपको ये भी याद है कि मिनरल्स लाइट और डार्क बैंड्स में बन जाते हैं तो नाइस बन जाती हैं। रीजनल जो प्रेशर है, इसमें लगता है हीट और प्रेशर दोनों जो है रीजनल मेटामॉर्फिज्म से बनता है। याद हो गया होगा आप सबको, कोई दिक्कत है नहीं? ठीक, वापस आ जाइए। चलिए, इस तरह से हम कोरिलेट कर करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है? आइए भाई, वापस आइए। तो हम ये पढ़ रहे थे, ओके। तो अब हम जानते हैं नाइस मेटामॉर्फिज्म जो लिखा हुआ है, नाइस, उसका क्या मतलब हुआ कि नाइस क्यों मेटामॉर्फोज। हम ये भी समझ गए। बुंदेलखंड नाइस इज द ओल्डेस्ट वन, ये है सवाल। बुंदेलखंड का जो एरिया है वो जो है वो इलाका सबसे पुराने जो है उसमें ये पाया जाता है। देखो, इसमें तो ये कवर ही नहीं है एक तरह से, देखो, ठीक है। इसमें मैं समझता हूँ प्री कैम्ब्रियन में अगर जाओगे तो जो बुंदेलखंड वाला ये जो सेंट्रल इलाका दिख रहा है, यही यहाँ की जो बेड रॉक्स होंगी वो सबसे पुरानी नाइस मानी जाती हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिए आप अभी से, बुंदेलखंड इलाके के, ठीक है। मेनली कहाँ कहाँ मिलते हैं ये टुकड़े, ये रॉक सिस्टम्स? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेटू और एंड द सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इन सब इलाकों में मिलती हैं। लेकिन इन सब इलाकों में अलग अलग जगह पे बिखरी हुई मिलती हैं, लेकिन इनमें सबसे पुराना जो हिस्सा है वो बुंदेलखंड में पाया जाता है। अब हम इससे ज्यादा अगले स्टेप पे जा रहे हैं। अगला स्टेप है धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम कैसे बना होगा? इरोजन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ आर्कियन रॉक से बना हो गया। आर्कियन रॉक अभी देख ही रहे हैं, वही जो सबसे प्राइमरी रॉक्स हुई होंगी, जो पहले अपने समय में सबसे प्राइमरी रॉक्स जो हुई होंगी, उनके इरोजन और सेडिमेंटेशन से आर्कियन रॉक्स बनी। ये ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। याद रखिएगा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में, धारवाड़ सिस्टम जो है वो ओल्डेस्ट अवसादी चट्टानें हैं। सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें कौन है? धारवाड़ सिस्टम। इसमें भी कोई फॉसिल्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आर्कियन का ही हिस्सा है। बात समझ पा रहे हो कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, फिर भी इनमें क्यों कोई फॉसिल नहीं दबा हुआ है? क्योंकि अभी भी आर्कियन ही चल रहा है ना। उस समय तो लाइफ फॉर्म्स ऐसे नहीं थे ना, ये आर्कियन का ही दूसरा हिस्सा है, ठीक है। फिर अरावली माउंटेन रेंज आप जानते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है कि सबसे पुरानी जो है, सबसे जो है वो प्राचीन पर्वतमाला जो है वो अरावली का नाम लिया जाता है कि नहीं? तो अब आप समझ रहे, अब आपको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अरावली इसका उदाहरण हो गया, उसका उदाहरण बुंदेलखंड हो गया, इसका उदाहरण अरावली हो गया। धारवाड़ एंड शिमोगा इन कर्नाटका, इन जगहों पे के नाम पे उसका नाम रखा गया है, ठीक है। Southern Deccan region from Karnataka to the Kaveri Valley, districts of Bellary, Shimoga, Sarsar mountain range in Jabalpur and Nagpur and Champaner mountain range in Gujarat, ये सब इसके उदाहरण हैं। यानी इस युग को, ये एक्चुअली रॉक सिस्टम है। रॉक सिस्टम मतलब एक युग में बनी हुई जो जितनी चट्टानें हैं उनका एक ग्रुप है। तो ये अलग अलग जगह पर छिटकी हुई है। आपको ये, मैं ऐसा समझता हूं, ये याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ जान लिया कि अलग अलग जगह पे छिटकी हुई है, दैट्स ऑल। इसको रटने की जरूरत नहीं। ये जरूर याद रखिएगा कि धारवाड़ जो कर्नाटका में इलाका है उसके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है बस। हिमालयन रेंजेस ऑफ लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं एंड लॉन्ग रेंज ऑफ असम प्लेट्यू, ये भी उसका उदाहरण है, ठीक है। उस समय का बना हुआ सिस्टम है धारवाड़ सिस्टम। ऑल प्रोमिनेंट मेटालिक मिनरल्स, ये आया। अब मैं चाहूंगा कि ये आप जरूर याद रखिए, ऑल प्रोमिनेंट मेटालिक मिनरल्स, जैसे आयरन, गोल्ड, मैग्नीज वगैरह है, ये इन रॉक्स में पाए जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या जाने हम धारवाड़ सिस्टम के बारे में कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम्स है? बिल्कुल है। किससे बना है? आर्कियन जो रॉक्स हैं उनके
सेडिमेंटेशन, इरोजन और सेडिमेंटेशन से बना है, पॉइंट नंबर 2। अगर इसका उदाहरण देखना हो तो क्या कहेंगे, अरावलीज कहेंगे। काहे इसको धारवाड़ सिस्टम कहते हैं, क्योंकि धारवाड़ जो एरिया है कर्नाटका, उसके इस पर इसका नाम पड़ा है। और हम क्या अब जान पा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात क्या जान पा रहे हैं, कि इसमें कोई फॉसिल्स नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी उसी समय की बात हो रही है आर्कियन की। और लास्ट पॉइंट क्या हमें याद रखना चाहिए, कि ये वो सिस्टम है, रॉक सिस्टम है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है, खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, मैग्नीज इन रॉक्स में पाए जाते हैं, मेटालिक। तो कोई एकदम से ऐसे सवाल पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सिस्टम है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज पाए जाते हैं, मेटालिक मिनरल्स, तो बता दीजिए कि धारवाड़ सिस्टम में पाए जाते हैं। अगला सिस्टम कडप्पा सिस्टम है, लेकिन आप भूल न जाए और कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा करने लगे, इसलिए जल्दी से वापस देख लीजिए, अपना चार्ट देख लीजिए भाई। ये अब हम यहां आए, हम ऊपर के दोनों पढ़ चुके, अब हम यहां आए, पुराना सिस्टम का जो पहला हिस्सा है कडप्पा, वो अब हम पढ़ रहे हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप कहां हैं। कडप्पा सिस्टम के बारे में हमें बहुत 2-3 पॉइंट जानने हैं इंपॉर्टेंट, कि ये धारवाड़ सिस्टम के इरोजन और सेडिमेंटेशन से बने हैं। ऑब्वियसली स्पष्ट है, पहले हम धारवाड़ सिस्टम ही तो पढ़ रहे थे, तो इनसे इनके बाद ये बने हैं, तो वो उनके इरोजन और सेडिमेंटेशन से बने हैं। कडप्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्रा के कडप्पा जिले के नाम पर जो है वो सेमी सर्कुलर है। हाँ, ये शायद दिख जाए, मैं चाहूंगा काश अगर मैप में होगा तो मजा आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आई होप। ये पूरा एक बहुत बड़ा चट्टानी बेडरॉक है नीचे, बहुत बड़ा, हंसियाकार कह लीजिए या सी शेप्ड कह लीजिए, सेमी सर्कुलर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। कडप्पा जो इलाका है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए आंध्र प्रदेश का, वहां ये दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम कडप्पा जो है सिस्टम रख दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अच्छा, ये भी समझ, लोकेशन समझ गए हम, ओरिजिन समझ गए। पहली लाइन ने हमको ओरिजिन के बारे में बता दिया, दूसरी लाइन ने हमें इसके लोकेशन के बारे में बता दिया। अब these are famous for sandstone, limestone, marble, asbestos। आप ठीक से समझ सकते हैं इस बात को, है ना, दिमाग में बैठ रहा है। ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये किस तरह की रॉक्स हैं, जरा लिखो तो चैट बॉक्स में। हमने अभी तक जो पढ़ा था उसके अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार बताइए कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये किस तरह की रॉक्स हैं, मुख्य रूप से किस तरह की रॉक्स हैं। हाँ, गुड, वेरी गुड। और यही तो हो रहा है, यही तो हमने पढ़ा कि हाँ भाई सेडिमेंट्री है, ऑब्वियसली। ये देखो सेडिमेंटेशन से हुआ है, और जो है मेटामॉर्फिक भी है इसमें, देखो कुछ एक मेटामॉर्फोस भी हो चुके हैं, तो मेनली सेडिमेंट्री है, और कुछ एक मार्बल क्या है, मार्बल सेडिमेंटेशन का मेटामॉर्फिज्म हुआ है तभी तो। क्या ये बात समझ पा रहे हो जो हम कह रहे हैं? मार्बल याद आया सबको? मार्बल के बारे में क्या पढ़ा था कि कैसे बनता है मार्बल? हाँ, वो एक कहीं पे हम लोग पढ़े थे ना, पता नहीं याद, ध्यान नहीं आ रहा है। ये देखो मार्बल, ये आया, याद करो, ये बात हुई थी कि नहीं, कि रीजनल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म से जो है वो मार्बल बन जाता है, लेकिन रास्ता कौन सा है उसके लिए? ठीक है, क्वार्ट्ज, ये क्वार्ट्ज, और अगर क्वार्ट्ज हो तो क्वार्ट्जाइट और कैल्साइट या डोलोमाइट, ये सब बने तो मार्बल बन जाता है उनसे। तो इग्नियस से सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन गया, मार्बल बन गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनका ओरिजिन सेडिमेंट्री ही कहलाएगा, बाद में मेटामॉर्फिक हो गए वो ठीक बात है, उनमें से कुछ जो है सेडिमेंट्री, कुछ मेटामॉर्फिक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ओरिजिन जो है वो सेडिमेंट्री है इनकी। ठीक है, तो कडप्पा सिस्टम की रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्री मेनली है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन उसका एग्जांपल है, और अगर वही मेटामॉर्फोज हो जाए तो मार्बल जो है वो भी उसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, कडप्पा रॉक्स आर आल्सो फाउंड इन राजस्थान, क्योंकि अपने मूल जो प्लेस है उससे बहुत हटके भी पाए जा रहे हैं, इसलिए कई बार ऐसे एक्सेप्शनल जो वो है, ये देखिए अरावली के आजू बाजू देखिए, अरावली जो सीरीज है पूरी, वहां भी राजस्थान में भी जो है वो ये पाए जा रहे हैं, इसके टुकड़े पाए जा रहे हैं, इसके बेडरॉक के हिस्से पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से तो आप याद ही होगा, मुख्य रूप से तो समझ ही गए कि अरावली मुख्य रूप से किससे बनी हुई है, कौन से सिस्टम से बनी हुई है? देखो जवाब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आवे कि समझ रहे हो। हाँ ठीक है, शाबाश। ये तो आप जानते हैं कि अरावली मुख्य रूप से धारवाड़ ही है, उसी के बगल, उसी के साथ साथ
कडप्पा सिस्टम की भी रॉक्स पाई जाती है। दैट्स व्हाट यू शुड नो। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, देखें और क्या है। अगला है विंध्यन सिस्टम। तो विंध्यन सिस्टम क्या है, इसकी क्या खास बात है, नाम तो आप समझ ही गए होंगे कि विंध्यन सिस्टम इसको कहा जा रहा है, तो क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए भाई, तो विंध्यन सिस्टम की क्या खास बात है। It is formed, these rocks have been formed by the deposition of silt of river valleys and shallow oceans. विंध्यन सिस्टम जो की रॉक्स जो बनी है वो डिपोजिशन सेडिमेंटेशन से ही बनी है। डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑफ रिवर, रिवर की जो सिल्ट होती है उसके डिपोजिशन से मेनली बनी है, इसीलिए उस तरह के वो पहाड़ और उस तरह के पत्थर जो रॉक्स वहां पर पाई जाती है, ठीक है। फॉसिल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड, देखिए फॉसिल मिलना शुरू हो गया, ठीक है, यहां से फॉसिल मिलना प्रारंभ हो गया, ठीक। फाउंड इन द विंध्यास, दैट इज मालवा प्लेट्यू, सेमारी रेंज, इन सोन वैली एटसेट्रा यहाँ पे ये पाए जाते हैं। बुंदेलखंड इलाका हो गया, ठीक, यहाँ भी पाए जाते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज फेमस फॉर हाउस बिल्डिंग रॉक्स। कोई शक, कोई संदेह, उस तरह की जो ऑब्वियसली सिल्ट से बना हुआ जो रॉक है उसका कलर कैसा होता है, कौन से चट्टान की बात हो रही है, हाउस बिल्डिंग रॉक्स की बात हो रही है। हाँ पूनम, शाबाश, बिल्कुल सही बात है, सभी जानते ही हैं। तो और कोई स्ट्रक्चर बताओ जो इससे बना हुआ हो, बहुत मशहूर हो हिंदुस्तान का। चलो ठीक है, समझ रहे हो मतलब, ठीक है, बहुत अच्छा। बिसाइड्स लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट एटसेट्रा आर आल्सो फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर एंड दैट इज फाइन। मुख्य मुख्य बातें आप समझ गए। अगला क्या है भाई को समझने वाला। अब हमारे द्रविडियन सिस्टम पे, समझे ना, दो खत्म हो चुके हैं, आर्कियन खत्म हो चुका है, ठीक है, इसको देख लो एक बार, ठीक से देख लो, फिर से वापस हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जल्दी बार बार देखते रहना चाहिए। हमने आर्कियन पढ़ लिया, पुराना सिस्टम पढ़ लिया, और अब हम द्रविडियन जो है उस पे आए। क्या है द्रविडियन सिस्टम भाई, क्या है जाना जाए। द्रविडियन सिस्टम जो है वो थर्ड स्टेज हुआ हमारा, ठीक है, और ये पैलियोजोइक एरिया में बना था 600 से 300 मिलियन ईयर से वो, और इसे कार्बोनिफेरस रॉक्स भी कहते हैं। काहे भाई, जरा बताइए तो, कार्बोनिफेरस रॉक्स इनको क्यों कहते हैं। और ऐसा क्यों होगा, ये जो मैं घेरा लगा रहा हूं ऐसा क्यों। लगाओ दिमाग लगाओ। और सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो, सबसे लास्ट वाली लाइन इसमें पढ़ो जरा। समझे कुछ, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं बार बार। ये वो रॉक्स हैं जो किस वजह से बनी होंगी। पिछले साल हम लोग क्लास कर रहे थे, तब आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर खड़े के खड़े जंगल जो है वो समा गए, धरती में दब गए, और अंत में हजारों लाखों साल के बाद क्या हुआ कि वही जो है कोल बेड बन गए। आगे चलकर वही कोल बेड बन गए। किस रिवर वैली के आसपास हुआ था क्या, ये हम लोग पढ़ेंगे जब फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ रहे होंगे, तब आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो द्रविडियन रॉक्स है, दे विल बी द सोर्स ऑफ कोल। कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली ये है, और उनका टाइम भी जरूर समझ लीजिएगा कि पैलियोजोइक एरा में 600 से 300 मिलियन ईयर से को ये इनका निर्माण माना जाता है। कार्बोनिफेरस रॉक्स कहते हैं, कार्बोनी मतलब कार्बन को जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, और इसीलिए ये फॉसिल्स में अबंडेंट होंगे, ठीक है। कोल फॉर्मेशन यहां से ही शुरुआत इसकी हुई थी, इस बात को ध्यान रखना। तो और कुछ ना याद रहे आपको, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कार्बोनिफेरस कोल जो है इसमें पाया जाता है। 600 से 300 मिलियन ईयर्स के बीच का इसका समय है। फॉसिल्स खूब पाए जाते हैं। ये होता तो हायर क्वालिटी का है, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, बहुत ज्यादा जो है परिमाण में नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का कोल होता है। अगला देखिए, अब हम क्या पढ़ चुके, द्रविडियन तक आ गए। अब हम कहा जा रहे हैं, लास्ट सिस्टम में। लास्ट सिस्टम का नाम क्या है, आर्यन।
और ये सारे आर्यन सिस्टम के हिस्से हम पढ़ रहे हैं। गोंडवाना एंड जुरासिक सिस्टम, क्या खास बात है भाई? गोंड जो इलाका है, गोंड रीजन जो है, उसके आधार पर इसका नाम दिया गया है। अच्छा ठीक है, 98% of coal in India is found in this structure. So now do you understand that the coal of superior quality, coal of good quality is actually found here. However, the coal in abundance is found in this rock system. Is that clear? हाँ ठीक है, ये बात समझ गए। अगली बात, formed between the Carboniferous and Jurassic periods. Okay, fine. Basin-like depressions were made because of sinking of land among these cracks. Coal was formed by the burying down of the vegetation of that period. This coal is now mainly in the river valleys of Damodar, Son, Mahanadi, Godavari, and Wardha, etc. कुल मिलाकर हुआ ये था, बता देता हूं तुम्हें मैप में ही। जब हम लोग कब पढ़े थे रे? ये कोई याद करके बताओ जरा, पिछले साल हम लोग कब पढ़े थे ये कि यहाँ पर, हाँ जब हम रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे तब आपको इंडिकेट किया था कि रिवर का जो फ्लो है, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग, जब हम पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि दरअसल ये अगर आप देखने पे आए तो यहाँ पर आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं ऐसे। तो जो प्लेट है, इंडियन जो प्लेट है वो ऐसे ऐसे टूटी हुई है, ठीक है। तो यहां से झुकाव इस तरफ हो गया है, यहां से इस तरफ हो गया है, और बाकी नदियां उधर चली जाती हैं। तो इसी में मैंने बताया था कि ये इलाका पूरा जो है एक समय ऐसा था कि दामोदर और सोन नदी का जो ये पूरा इलाका है, यहाँ ये नीचे धंस गया था, और धंस जाने से समुद्र का पूरा पानी इस पर भर आया था, ऐसा ही मुझे हल्का सा याद आ रहा है। और उसके बाद वो वहीं दब गए, पटते गए, जंगल के जंगल पूरे इसमें दबते गए, और वहां पर जो है वो एबंडेंट कोल का फॉर्मेशन हुआ। आप लोगों को याद होगा जो पिछली बार से क्लासेस कर रहे हैं, ऐसा मुझे हल्का सा ध्यान आता है, ये हमने पढ़ा था। तो हम पढ़ रहे हैं कि गोंडवाना सिस्टम और जो जुरासिक सिस्टम है, उसमें जो है 90% ऑफ इंडिया का कोल जो है 98% वो यहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिन लाइक स्ट्रक्चर्स में जो डिप्रेशंस आए थे उसी में दब गए सब, जंगल के जंगल, और फिर कोल बन गया। याद रखने वाली बात क्या है लेकिन, कि ये बहुत सुपीरियर क्वालिटी का कोल हो जरूरी नहीं। अच्छा कोल तो कार्बोनिफेरस वाला ही है, लेकिन वो उतनी मात्रा में यहाँ पाया नहीं जाता, ठीक। अगली बात है कि डेक्कन सिस्टम जो है, डेक्कन सिस्टम क्या है? डेक्कन सिस्टम आप सब जानते हैं कि वोल्केनिक एक्शन से बना है, फिशर इरप्शन जिसे कहते हैं। पेनिनसुलर इंडिया बिगन इन क्रिटेशियस, एंड क्रिटेशियस पीरियड जो है उस समय बना था। कोई बता सकता है कि जो मेसोजोइक एरा है उसकी टाइमलाइन क्या है? मिलियन ईयर्स एगो के रेस्पेक्ट में उसकी टाइमलाइन क्या है, मेसोजोइक या क्रिटेशियस पीरियड की, ये बताइए। गूगल ना करना भाई, ऐसे ऐसे अंदाजे से बताओ, अगर वो याद कर पाए हो जैसा कि हमने बताया था, हल्का फुल्का, या गेस, कम से कम खाली गेस कर लीजिए। एक रेंज भी आप गेस कर लेंगे तो भी मान लेंगे हम। क्या लिख रहा है लोग? 250, 66 से 250, 144, 65 से। ओके चलो, बहुत वाइल्ड नहीं है। यू आर देयर, ऑल ऑफ यू आर देयर, यू कैन से, यू कैन कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ दैट यू आर देयर। तो इस समय पर मेसोजोइक में जो है, यही क्रिटेशियस पीरियड के समय पर अंदर से जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी, ऐसे ऐसे करके, याद आ गया ना सबको, इंडियन प्लेट मूव कर रही थी, तो ये कहीं हॉटस्पॉट था, तो इंडियन यहाँ पर रुका और पूरा डेक्कन का प्लेट्यू जो है वो भर गया। उससे जो है डेक्कन का प्लेट्यू मैप पे दिखा देता हूँ मैं। डेक्कन देखो, डेक्कन ट्रैप जिन्हें कहा जाता है, डेक्कन ट्रैप पूरा उसकी वजह से भर गया, लावा फैलने से पूरा ये ऐसे 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 बन गया पूरा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ गई प्लेट, लेकिन हॉटस्पॉट तो वही है, तो इस चक्कर में फिर ये सारे आइलैंड्स इधर जो है बनना शुरू हुए, नीचे की तरफ आइलैंड, वो चेन आपने देखी थी, आपको याद होगा, ठीक है। आगे बढ़िए भाई। तो ये तो समय हो गया कि इस समय ये बना था डेक्कन सिस्टम। किस चीज से बना हुआ है भाई? इट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट एंड डोलोराइट रॉक्स। समझ में आता है। बेसाल्ट तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली बेसाल्ट से बना होगा। मैं ऑब्वियसली क्यों बोल रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस से मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑब्वियसली बेसाल्ट का ही होगा? हाँ भाई निर्मल, सही बात है कि नीचे से वोल्केनिज्म जब बोल रहे हो तो नीचे से फिशर इरप्शन हुआ, नीचे से लावा निकला, और ये कैसा इरप्शन है? फिशर वाला इरप्शन है, बेसाल्ट। अब सब चीजें आपको सेंस करने लगेंगी क्योंकि अब आप बेसिक समझ चुके हैं। तो बेसाल्ट जो होता है, जो ज्वालामुखी बेसाल्ट वाला लावा अंदर से रिसीव करते हैं, वो हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं
खूब दूर दूर तक एक्सप्लोजिव होते हैं या कैसे होते हैं बताओ? जिनके अंदर से बेसाल्टिक लावा निकल रहा हो वो एसिडिक होते हैं कि बेसिक? चलो पहले ये बताओ। शाबाश आदित्य, बिल्कुल सही बात है, एकदम फंडा क्लियर है सबका, मैं जानता हूं। तो बेसिक है और इसीलिए गाढ़ा नहीं होता है बहुत, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो गाढ़ा नहीं होगा तो दूर तक बह के जाएगा कि नहीं जाएगा? और अब समझ गए ऑब्वियसली मैं क्यों बोल रहा था कि ऐसा लावा जो बाहर आएगा तो बेसाल्ट ही तो होता है वो, जो बेसिक होता है। ग्रेनाइट होता तो एसिडिक होता ना, जम जाता वहीं। तो बेसाल्टिक है इसलिए बाहर निकला और दूर दूर तक फैला, क्योंकि वो उतना गाढ़ा या विस्कस नहीं है, और इसलिए इतने लंबे लंबे चौड़े जो है वो एरिया में, इतने लंबे पैन में डेक्कन ट्रैप बन सके। क्या ये चीज अब समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? धीरे धीरे बहता गया, धीरे धीरे, और पूरा छा गया। मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु में ये पाया जाता है डेक्कन सिस्टम। अभी एक मजेदार चीज भी बताएंगे, चलो आगे बढ़ते रहो। अभी फिर ट्रेशरी सिस्टम देख लो भाई, ये क्या है? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन इयोसीन एंड प्लायोसीन। बहुत रटने की जरूरत नहीं है इसको। द ग्रेट हिमालयाज वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ओलिगोसीन पीरियड। याद इसलिए रखना है आपको, कोई पूछे कि हिमालयाज जो है वो किस पीरियड की रॉक्स हैं, रॉक सिस्टम्स हैं, तो बता दीजिएगा तुरंत कि टर्शरी सिस्टम की रॉक सिस्टम्स है। ठीक है, तो पहले कौन बना है? ग्रेट हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स, इस तरह से अलग अलग जो है वो युगों में बनते गए हैं। मिनरल ऑयल इन असम, राजस्थान और गुजरात। तो मिनरल ऑयल जैसे ही शब्द बोला जाए, मिनरल ऑयल, वैसे तुरंत बोल देना टर्शरी रॉक्स। ठीक है, टर्शरी रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं सबसे पहले मिनरल ऑयल्स। क्वाटरनरी सिस्टम में क्या है भाई? और एक आगे बढ़ जाइए, फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। हाँ ओके, गंगा और सिंधु के मैदान में जो रॉक्स है वो क्वाटरनरी। तो कैसे बढ़ रहा है मालूम, देख रहे हो? सबसे पुराने से सबसे नए की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो गंगा और सिंधु का जो मैदान है, यहाँ पे जो रॉक सिस्टम जमा होगा वो सेडिमेंटेशन से बना होगा कि नहीं बना होगा? और ये सबसे नवीनतम है कि नहीं है? अभी तो पढ़े थे कि सबसे जो है ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर से ही बने हुए हैं। ड्यूरिंग द अपर एंड मिडिल प्लास्टोसीन पीरियड्स ओल्ड एलुवियल सॉइल्स वाज फॉर्म्ड। ओके फाइन। ओल्ड एलुवियल, जो पुरानी जो है, जिसे कहते हैं एलुवियल सॉइल है, दोमट मिट्टी बोलते हैं ना, पुरानी दोमट बनी। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूअर, जो नई दोमट है, खादर बांगर याद है सबको? नहीं है तो कोई चिंता ना करना, ये आएगा, हम लोग अच्छे से समझ लेंगे इसको। खैर चलो, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे ऐसे हिलेरियस वीडियोस हैं खादर और बांगर को लेकर, इतना मिसगाइडेड है लोग और पढ़ा रहे हैं कि क्या बताएं। खैर कोई बात नहीं। सो फॉर्मेशन ऑफ, फिर खादर बना, बांगर फिर खादर बन गया। फिर कश्मीर वैली वाज फॉर्म ड्यूरिंग द प्लास्टोसीन पीरियड। ठीक है, उसकी एक बहुत ही मजेदार कहानी है कि कश्मीर वैली अगर बनी है तो कैसे बनी होगी, कैसे ग्लेशियल मासेस ने जो है उसको किया होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे, चिंता न करिए, उस समय पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ सॉइल गिव राइज टू द प्रेजेंट वैली नोन एज द करेवा, बोलते हैं उसको। ठीक है, करेवा शब्द आ जाए तो कश्मीर वैली की बात हो रही है, समझ लीजिएगा। और ये यंगेस्ट जो लेटेस्ट लैंड फॉर्म्स में से है। डिपोजिशन ऑफ प्लास्टोसीन पीरियड इज फाउंड इन द थार डेजर्ट, ऑब्वियसली यस। पहले तो सब, अरे थार डेजर्ट भी क्या है? अब जो थ्योरीज हमारे पास सामने हैं इस समय, तो थार डेजर्ट वाला इलाका भी क्या था? हमेशा से डेजर्ट थोड़ा था, बाद में हुआ है ना डेजर्ट वो। कुल मिलाकर सारा गेम क्या है, कैसे रहा है, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो एविडेंस मिला, इंटरेस्टिंग चीज है, जान लो थोड़ा सा, इतना बोरिंग टाइप का पढ़ते चले जा रहा, थोड़ा मजेदार चीज भी समझ लो कि जो बहस हुई आर्यन इन्वेजन थ्योरी से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक, और जितनी भी बातें हुई, उनमें सबसे जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एविडेंसेस है, जो कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी वगैरह को जो है तुरंत जो है वो गलत सिद्ध कर देता है, वो ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो नदियों की महानता के बारे में लिख गए हैं। तो जो वेद हैं या रामायण है, ठीक है, इसमें सरस्वती नदी के बारे में लिखा हुआ है, और सरस्वती नदी का ही ये रास्ता हुआ करता था। ठीक है, वो, और ये अब जियोलॉजिकल एविडेंस से पता है कि कौन से टाइम से सरस्वती का जो है वो ह्रास होना शुरू हो गया। सरस्वती जो है वो अपने जिस स्वरूप में थी उससे कम होते 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 कैसे सतलुज और यमुना जो है वो इधर मुड़ गई, पहले उधर की तरफ उसको फीड किया करती थी, कब से मुड़ गई, इसका जियोलॉजिकल एविडेंस है अभी। तो जब इन दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को मैच किया जाता है, दोनों को जब इसको मैच करते हैं, तो एक डेट निर्धारित हो जाती है कि क्योंकि
वेदों में या इस महाकाव्य में लिखा हुआ है कि सरस्वती अपने उफान पे थी, सरस्वती अपने ग्रैंड स्वरूप में थी, ग्रैंड सरस्वती जिसे कहते हैं। तो इस पॉइंट के बाद से, ये तो हमको मालूम है कि इस पॉइंट के बाद से जियोलॉजिकल डेटा है, साइंटिफिक डेटा है कि इस पॉइंट के बाद से सरस्वती खत्म हो गई। तो इससे तो पहले ही रहा होगा अगर वेदों में लिखा हुआ है कि सरस्वती अपने स्वरूप, विकराल स्वरूप में थी, विशाल स्वरूप में, विराट स्वरूप में थी। समझ गए बात को? इस प्रकार से ये जियोलॉजिकल एविडेंस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसने उस सभी थ्योरीज का ऐसी का तैसी कर दिया है कि तुम तो बोल रहे हो कि 5,000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी। तो अब जो एविडेंसेस सामने है वो कहते हैं कि कुल मिलाकर एट लीस्ट 24,000 से 25,000 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण तो अब है ही हमारे पास। एक कॉन्टिन्यूअस जो है वो कॉन्टिन्यूअस थ्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इज देयर। ओके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और इस रिसर्च का विषय है, इस पे कोई अथॉरिटेटिव क्लेम नहीं किया जा सकता है, लेकिन जाने रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो दिग्गी राजा ठाकुर, एकदम सही बात है। ये टेक्टोनिक एक्शन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। ये जो मुड़ी है, नदियां जो मुड़ी, ये तो हम रिवर सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, फिजियोग्राफी तो बताते भी हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे, चिंता ना करिए कि कैसे टेक्टोनिक एक्शन की वजह से नदियों का कोर्स जो है वो मुड़ गया है, नदियों का जो है रुख मुड़ गया है। खैर वापस आते हैं। तो थार डेजर्ट भी उसी का हिस्सा है, आप जानते हैं। रन ऑफ कच्छ वाज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ द ओशन, बिल्कुल सही बात है, पहले वो ओशन का हिस्सा था, धीरे धीरे पानी रिसीड हुआ, लैंड जो है वो रिक्लेम जैसी हुई, और इसीलिए आज भी वो एक मिक्स्ड इकोसिस्टम का हिस्सा है जो कि अपने आप में यूनिक लाइफ बायोडायवर्सिटी को जो है सपोर्ट करता है। तो अब आप समझ गए कैसे हम नए पुराने से चले और नए की तरफ बढ़ते चले आए। इसको 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको एक छोटी सी सलाह देता हूं। हर एक रॉक सिस्टम की सिर्फ 2 खूबियां याद कर लीजिए बस, इससे ज्यादा याद मत करिएगा, इसके बेसिस पे सवाल हल हो जाएगा। हर एक, जैसे इतना दिया हुआ है, इसमें कोई 2 या 3, चलो बहुत दिमागी आदमी हो तो 3 कर लो, 3 खूबी याद किया, आगे बढ़ गए। 2, 3 बस, दैट्स ऑल, आगे बढ़ जाइएगा। इंफॉर्मेशन चाहे जितनी दी हुई। क्विक रिवीजन करवा देते हैं आदित्य, ताकि आपको दिमाग में रहे भाई, ठीक है। हम ये वाला चार्ट तो सबको याद रहेगा। आर्कियन के 2 हिस्से, पुराना के 2 हिस्से, द्रविडियन अपने आप में ही, और आर्यन के 5 हिस्से, ये याद रहेगा। निर्मल एक किताब का भी नाम बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पुराने वाले से चलिए भाई। सबसे पुराना क्या है? आर्कियन नाइस और शिस्ट। आर्कियन नाइस और शिस्ट की 3 महत्वपूर्ण बातें, चलिए हम ही देख लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें क्या होंगी। और वो होंगी, नंबर 1 कि इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। नंबर 1 ये कह लीजिए कि ये सबसे पुरानी और प्राइमरी रॉक्स हैं। नंबर 2 कि इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 याद रख लीजिए कि बुंदेलखंड इलाके में ओल्डेस्ट जो नाइस है वो पाई जाती है। आगे बढ़ जाइए, धारवाड़ सिस्टम पर जल्दी से आ जाइए। धारवाड़ सिस्टम की कौन सी 3 बातें हमको याद रखनी चाहिए? पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि जो है वो उन्हीं पुरानी जो अभी हमने पढ़ी उनके सेडिमेंटेशन से इनका निर्माण हुआ है, और इसीलिए ये ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स होंगी। ऑब्वियसली इससे पहले तो कोई सेडिमेंटरी रॉक है नहीं। इससे पहले जो था वो कौन सी रॉक थी? इससे पहले जो रॉक थी नाइस और शिस्ट, ये कौन सी रॉक्स हैं? इग्नियस रॉक्स है ना, कुल मिलाकर ओरिजिन के हिसाब से इग्नियस रॉक्स हैं। तो उससे जब वो प्राइमरी है तो जो भी पहली सेडिमेंटेशन रॉक बनी होगी वो यही है। तो ये ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेडिमेंटरी होने के बावजूद भी इसमें फॉसिल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उस समय जीवन उस स्वरूप में नहीं था। समझ गए? नाम तो याद ही रहेगा कि इसके आधार पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और लास्ट चीज क्या याद रखनी है कि मेटालिक मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं खूब अच्छे से। हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट, कडप्पा सिस्टम के बारे में हमें क्या याद रखनी है? 2-3 चीजें। नंबर 1 कि रिवर का जो, सॉरी कडप्पा सिस्टम में यहाँ धारवाड़ सिस्टम के सेडिमेंटेशन से ये बने हैं, बहुत आसान है। धारवाड़ वाले के सेडिमेंटेशन से ये बने हैं, और वो एक हंसियाकार जैसा सेमी सर्कुलर जो एरिया आंध्र प्रदेश में दिखता है, वो दिखाया था आपको, वो इसका एक टिपिकल एग्जांपल, वहीं से इसका नाम भी पड़ा है, ठीक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल वगैरह के लिए मशहूर है, आप जानते हैं ऑलरेडी इस चीज को, कोई दिक्कत की बात। विंध्यन सिस्टम में क्या हो जाएगा कि ये रिवर की सिल्ट के डिपॉजिट से बनते हैं, वैलीज और शैलो ओशियंस में, ठीक है। और यहाँ फॉसिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल मिलना शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। मालवा प्लेट्यू, ये सब सोन वैली, बुंदेलखंड, इस सब में ये पाए जाते हैं। मुख्य बात इनकी ये है कि हाउस बिल्डिंग रॉक जो रेड सैंडस्टोन जिसे कहा जाता है, उसका ये मुख्य स्रोत है, ठीक है। बात आगे, द्रविडियन सिस्टम में क्या बात याद रखनी है? द्रविडियन सिस्टम में एक ही चीज याद रखिएगा कि यही वो समय है, यही वो रॉक सिस्टम है जिसमें जंगल जो है पटना शुरू हुए और उनसे कोयला बनना शुरू हुआ। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, भूल जाइए। एक पॉइंट और भी याद रखना है
कि इसमें फॉसिल्स, ऑब्वियसली जब पेड़ पौधे अंदर जा रहे हैं तो फॉसिल तो मिलेंगे ही, तो फॉसिल्स पाए जाते हैं, और ये क्वालिटी में तो ज्यादा होता है लेकिन परिमाण में कम है, ठीक है, क्वांटिटी में कम पाया जाता है। आगे बढ़ जाइए। गोंडवाना और जुरासिक सिस्टम में इसी का एक्सटेंशन है, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ कि जो बचे कुछ जंगल थे वो भी अच्छे से दब गए, ठीक है। और जो है वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बेसिन, रिवर बेसिन थी, दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी वाला जो इलाका है, और गोदावरी वाले जो इलाके हो गए, वर्धा के आसपास का इलाका है, जहां भी दब गया और पेड़ पौधे उसमें जम गए, उससे ये इसका निर्माण हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत का 98% कोयला जो है वो इस इलाके से पाया जाता है। डेक्कन सिस्टम, डेक्कन सिस्टम तो आप जानते ही, मैं कुछ भी नहीं बताऊं तो भी आपको मालूम रहेगा। टर्शरी सिस्टम, टर्शरी सिस्टम में कुल मिलाकर याद रख, जैसे टर्शरी बोले बस याद रख लेना कि हिमालय बने थे, और जब हिमालय बन गए तो भाई सबसे पहले ग्रेटर बना, फिर ये बना, फिर ये बना, ऐसे बना, वो सब तो मालूम ही है। मिनरल ऑयल याद रखिएगा कि इसमें पाया जाता है, ठीक है। आसाम में जो मिनरल ऑयल पाया जाता है टर्शरी सिस्टम का हिस्सा है, रॉक सिस्टम। और लॉजिकल सी बात है कि हिमालय उठ गए जब, तो वहां से नदियां काट काट के सारा सेडिमेंटेशन लाने लगी और ये बन गया, क्वाटरनरी सिस्टम बन गया। टर्शरी सिस्टम बना इसलिए क्वाटरनरी सिस्टम बना। तो थार डेजर्ट, गंगा सिंधु का मैदान, ये सब किससे बने हैं? क्वाटरनरी सिस्टम से बने हैं। और जो खादर, बांगर, ये सब किसके हिस्से हैं? क्वाटरनरी सिस्टम के हिस्से हैं, ठीक है। रण ऑफ कच्छ भी उसी का हिस्सा है। फाइन। कश्मीर में जो करेवा जो कहलाते हैं, कश्मीर वैली जैसे बनी है, वो भी उसका हिस्सा हो गए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको भाई? आदित्य, इज दैट ओके? थैंक यू, ओके। तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मिनरल्स का एक जनरल क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, ठीक है। मिनरल्स, अब मिनरल्स पे आ जाए कि कैसे भी सवाल पूछे भैया, छोड़ना नहीं है ना अपने को, गलत नहीं कर सकते भैया। देखो, हालांकि ये ओरिएंटेशन का जो है वो क्लास नहीं है, लेकिन एक चीज बताया दे तुम्हें, इस बात को हम बार बार कहते हैं और फिर से अपने सीमित अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, जो प्रयोग है ये अच्छा सिद्ध हुआ है। जो प्रयोग मैं कहता हूं कि इस तरह से पढ़ाई करिए, उस बहुत सक्सेसफुल सिद्ध हुआ है। कुछ टॉपिक्स जीएस के ऐसे होने चाहिए जिसमें आपका स्कोर 80% हो, स्कोरिंग, उसमें सवाल नहीं गलत होने चाहिए। और ज्योग्राफी ऐसा टॉपिक हो सकता है, बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक है, आप इसको ठीक से अगर समझ लीजिए तो इसके सवाल सही किए जा सकते हैं। तो 2-3 भाई मान लो 6 है टोटल 6 इलाके हैं, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से 6 इलाके हैं मान लो जीएस के। उसमें से आप सब में तो मास्टर हो नहीं सकते, तो 2 ऐसे चुनिए जिसमें एकदम जबरदस्त मास्टरी हो आपकी, 2 ऐसे चुनिए जिसमें मीडियम लेवल की मास्टरी हो, और 2 ऐसे हो गए कि चलो ठीक है पासिंग मार्क भर का कराएंगे। ये ऐसे होता है, सब में मास्टर बनना चाहिएगा तो निपट जाइएगा। बस इससे ज्यादा ज्ञान, मुझे सख्त नफरत है इस तरह का प्रवचन देने से, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आप लोग समझदार हैं, खुद समझते हैं। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक 2 तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। मेटालिक को अगर बांटना चाहिए, धात्विक जो खनिज है उनके जो है 3 मुख्य भाग होते हैं, जो है वो लौह अयस्क, और जो भी हिंदी में बोलते हो, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस, ठीक है। तो फेरस में जो है ऑब्वियसली फेरस कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन होगा, और जो आयरन ओर्स हैं, ठीक है, उनकी जो आयरन ओर्स होती है, लौह जो अयस्क या खनिज जहां पाए जाते हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो गए। नॉन फेरस में आयरन नहीं पाया जाएगा, कॉपर हो गया, क्रोमाइट, यूरेनियम, थोरियम, ये सब पाए जाएंगे, ये नॉन फेरस है। और प्रीशियस गोल्ड और सिल्वर है। एक इस तरह से डिवीजन किया जाता है किसका? मेटालिक वाले का, मिनरल्स का। दूसरे तरह के मिनरल्स कौन से? नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। ऑब्वियसली उनमें 2 संभावना हो सकती है, एक कि उसमें बायोलॉजी का कोई रोल है या सिर्फ केमिस्ट्री का रोल है। अगर बायोलॉजी का भी रोल है तो उसके एग्जाम्पल हो गए कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यानी जीवाश्म उसमें आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक है जो, इसमें जीवाश्म का कोई रोल नहीं, भूमिका नहीं है, तो उसमें माइका, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, एस्बेस्टोस, मैग्नेसाइट, काइनाइट, ठीक है, जिप्सम, सॉल्ट, डायमंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि हम मिनरल्स को 2 भाग में बांट सकते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक, और फिर उनके सब डिविजन्स भी हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। मेटालिक हो गए, और नॉन मेटालिक में आइएगा तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ऑर्गेनिक का एग्जांपल हो गए, और बाकी के इनऑर्गेनिक का एग्जांपल हो गए, ठीक है। बात समझ गए इस चीज को? अगर इंडिया में मिनरल्स की, अब आपको ये पढ़ना कैसे है, यहां से थोड़ा ध्यान से आपको रखना पड़ेगा। जनरली प्रीलिम्स के लिए तो जो हम पढ़ रहे हैं उतने में सब काम हो जाता है। मेंस के लिए एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, मेंस के लिए आपको ये स्टडी का स्कोप ऐसे रखना है दोस्तों कि हमने इतनी सारी रॉक सिस्टम्स पढ़ी, ठीक बात है, इतने सारे रॉक सिस्टम सब पढ़ लिए, अब आप मैप देखते ही इंडिया का कम से कम थोड़ा तो बहुत तो बता सकते हैं
कि भाई ये टर्सरी सिस्टम का है, ये कडप्पा वाले सिस्टम का है, ये कार्बोनिफेरस का है तो यहाँ कोयला पाया जाएगा, ये इस फलाना फलाना का है तो यहाँ सैंड पाई जाएगी, इतना तो बता सकते हो, ये विंध्यन सिस्टम का है तो यहाँ ये पाया जाएगा। तो अब इसको बिल्ड अप करिए कि अगर, और बिना मैप बनाए आइए ही मत मेंस में, एक छोटा सा मैप फट से बना दीजिए रफ और बता दीजिए कि हाँ ये सिस्टम की रॉक्स में इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं और मेटालिक मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए इसके चारों ओर ये इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, फटफट फटफट बता दीजिए कि देखिए कार्बोनिफेरस पीरियड में दामोदर सोन फलाना फलाना वैली के समय में ये ऐसे दब गए थे, तो उसके अगले पीरियड में 98% कोयला जो है वो यहाँ से पाया जाता है, अच्छे क्वालिटी का कोयला कार्बोनिफेरस से पाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए देखिए इंडस्ट्रीज इसके चारों ओर देखिए ऐसे ऐसे डेवलप हुई है, फलानापुर ये पूरा आयरन एंड स्टील, जमशेदपुर से ये हो रहा है, कोकराझार। अंडरस्टूड माय पॉइंट? एक ऑर्गेनिक कनेक्शन उसमें बनाइए कि आप रॉक सिस्टम जानते हैं, रॉक सिस्टम से आपको ये मालूम है कि ये मिनरल कहाँ पाया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मिनरल यहाँ पाया जाएगा, इसलिए अब आप बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज भी इसके आसपास ही होंगी कहीं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जहां रॉ मटेरियल वहां इंडस्ट्री। इस तरह से आप पढ़ाई करिए। खैर, एक हल्का सा ओवरव्यू ले लीजिए। आउट ऑफ द 20,000 मिनरल डिपॉजिट्स नोन, रिकवरेबल रिजर्व्स बिलोंग टू मोर देन 60 मिनरल्स। ठीक है, 11 प्रदेश हैं जो 90% ऑफ माइंस जो है इन्हीं 11 प्रदेशों में है। आंध्रा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। Ironically, these reserves rest under the richest of the Indian forest, where the poorest of the tribes live. सही बात है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया। इंडिया, minerals are owned by individuals or communities. In Meghalaya, there are large deposits of coal, iron ore, limestone, and dolomite. Coal mining in Jowai and Cherrapunji is done by family members in the form of a long, narrow tunnel known as rat hole mining. बता सिर्फ इसलिए रहा हूं कि रैट होल माइनिंग क्या होती है, ऐसा सवाल पूछेगा। अब सिंपल सवाल नहीं होंगे तो बता दीजिएगा कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है भारत है, उसमें जो है इस तरह का फैमिली मेंबर्स जो है अपना एक छक बनाए हुए हैं कि ये हमारा इलाका है, उसी में रैट होल कर करके मिनरल्स को निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड रैट होल माइनिंग। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स शो इनवर्स रिलेशनशिप, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? क्या ये बात सही है कि जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी का उल्टा है, यानी जहां पर अच्छा क्वालिटी पाया जाएगा वहां क्वांटिटी नहीं पाया जाएगा, जहां क्वांटिटी ज्यादा है उसमें क्वालिटी नहीं है? तो हमने देख ही लिया, कोल के ही केस में देख लिया है नहीं। फिर क्या कहा जा रहा है? मिनरल्स आर फाउंड एज वेन्स और लोड्स इन इग्नियस रॉक्स एंड एज बेड्स और लेयर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। बिल्कुल ठीक बात है। Coals and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. बिल्कुल सही बात है, ये तो आप जानते हैं। Gypsum, potash salt and sodium are formed as a result of evaporation. Important. Now this is important. Gypsum, अरे आज भी नमक कैसे बनाया जाता है? आज भी नमक कैसे बनाते हैं कन्वेंशनल तरीके से? पानी इकट्ठा कर देते हैं, फिर पानी उड़ जाता है, वेपोराइज हो जाता है, जो नीचे बचता है नमक है। तो जो रॉक्स, जो सॉल्ट जिन रॉक्स में है वो किस तरह से बने होंगे? पहले तो ओशियानिक रहा ही होगा ना मामला, या कम से कम वाटर में मतलब डिसॉल्व रहे हो ना, सलाइन वाटर रहा होगा। वाटर उड़ गया, नमक छोड़ गया, वाटर उड़ गया, नमक छोड़ गया, इस तरह सेडिमेंट्स होते 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 रॉक सॉल्ट बन गया होगा। सिंपल सी बात है। बॉक्साइट इज लेफ्ट एज एन आयरन ओर इन रेजिडुअल मास ऑफ विदर्ड मटेरियल. Certain minerals such as gold, silver, tin, platinum, which are not corroded by water, get deposited. Placer deposit, important. हम आपको बता चुके हैं। कोई बता सकता है प्लेसर डिपॉजिट्स का शब्द, ये शब्द कहां आया था? प्लेसर डिपॉजिट का गोल्ड से संबंध है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये शब्द आया कहां था? बिल्कुल नीरज, एकदम सही जवाब, शाबाश अनिरुद्ध, सब लोग ठीक समझ रहे हो। बताए नहीं थे कि जो सोना, जो प्लेसर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं इधर अफ्रीका में, उनका जो सोर्स रॉक है, जो पेरेंट रॉक है, वो पाया जाता है साउथ अमेरिकन उस पे लैंड मास पे। बताया था ना कि इसलिए सबसे एविडेंस से सिद्ध हुआ कि हाँ भाई पहले कभी जुड़े हुए होंगे। कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन एंड मैंगनीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ओशियन। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, कि सागर से, निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल है जो सागर समुद्र से मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, ऐसा करके आ जाएगा, तो टिक कर दीजिएगा। अब ये वो चीज मैं आपको बता रहा हूं जो वैसे तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, लेकिन चलो मैंने उठा लिया, जितनी अच्छी जगहों पर दिए हुए थे। मैं ऐसा मानता हूं कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो आईसीएससी की कक्षा 10 की किताब है शायद जो मेरे पास, उसमें बहुत अच्छे से दिए हुए, क्योंकि चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे मिनरल्स हो, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो है
तुलना करना हमेशा सही नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी की तुलना में, जो कि डेटा पुराने हो गए, अच्छे बुरे की बात नहीं है, एनसीईआरटी का जो डेटा है वो अपडेटेड नहीं है। आईसीएससी की कक्षा 10 की जो किताब है वो ठीक लगी मुझे, सर्टिफिकेट ज्योग्राफी ऐसे ही कुछ नाम है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जो इंडिया की मिनरल बेल्ट्स हैं वो देख लीजिए ना, 3 मुख्य भाग में आप बांट सकते हैं उसको, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में एक बेल्ट है, और नॉर्थ वेस्ट में, यानी इंडिया का मैप अगर देखें और सीधे सीधे आपसे कोई ऐसे ही पूछ ले कि भैया कहाँ है, जो खनिज तत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो भड़बड़ा के बता दीजिए कि या तो इधर है, ये इलाके में है, या इधर है, ठीक है, या इधर है। यही 3 मुख्य इलाके हैं, ठीक। अब देखें कि उनके बारे में क्या क्या समझने जानने लायक है। ये मैप्स भी दिया हुआ, आप बाद में देख लीजिएगा, पहले इसे समझ लीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या जानना है, छोटा नागपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो इसका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन कहलाता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर इतने दिन से पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान तो वैसा ही मालूम होना चाहिए। हाँ, आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, ये सब उधर पाया जाता है, बिल्कुल, ये तो मालूम ही है, सबको मालूम है। लोहा और कहाँ है, इसी एरिया में तो है सब आयरन, ठीक है, मुख्य रूप। फिर कर्नाटका, गोवा के आसपास के जो इलाके हैं और तमिलनाडु के कुछ इलाके हैं, केरला के, वो दूसरे वाले जोन में पाए जाते हैं। वहां पर क्या मुख्य है भाई बात, फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट्स वहां पर भी रिच है, हाई ग्रेड आयरन मिलता है यहाँ पर, याद रखिएगा। यहाँ का आयरन जो है, इस साइड वाला जो बोल रहे हैं कर्नाटका गोवा के आसपास का आयरन, उसका जो है ग्रेड बहुत अच्छा, हाई ग्रेड आयरन और उससे प्राप्त होता है, ठीक है। मैंगनीज एंड लाइमस्टोन पाया जाता है। कोल उधर जनरली नहीं मिलता है, एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ के, ये इसलिए याद रखिएगा, इसीलिए लिखा भी है। जनरली कोयला कहाँ मिलता है, आपको क्या बताया, जहां पर वो रिवर बेसिन्स थी और सब दब गए, वो सब बताया नहीं। कोयला इस वाले जोन में जनरली नहीं मिलता है, जो हम साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट नेवली। नेवली एक छोटा सा इलाका है, वहां कुछ जंगल रहा होगा और दब गया होगा, इसकी भी कहानी है, बताऊंगा मैं आपको। और इसलिए वहां पर एक, तो साउथ वेस्ट में कोयला जनरली नहीं पाया जाता है, लेकिन नेवली वाले इलाके में पाया जाता है, इसलिए सवाल दे सकता है, आपको याद रखिए, एक्सेप्शन है इसलिए दे सकता है। तीसरी चीज, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन, हाँ, राजस्थान के आसपास के इलाके की बात हो रही, नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है, वहां पे अरावली वगैरह का जो इलाका है, धारवाड़ रॉक्स जो गुजरात में पाई जाती है, वहां प्रीशियस मेटल्स जो है, प्रीशियस मेटल्स कह रहा हूँ, प्रीशियस जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। मेन ओर्स क्या क्या है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, तो इसमें मकराना का संगमरमर, किशनगढ़ इलाका, ये सब तो आप जानते हैं। राजस्थान में जो मार्बल का आप समझते हैं, जिप्सम, फुलर्स अर्थ। फुलर्स अर्थ क्या होता है जी, फुलर्स अर्थ जल्दी लिखो तो, कौन सा, हाँ लिख दिए, लिख दिए, कौन लिखा है, मयंकवा लिखा है, समृद्धि, मुल्तानी मिट्टी और क्या, ठीक है भाई। मुल्तानी मिट्टी जो है फुलर्स अर्थ है, तो ये सब जो है इस इलाके में पाए जाते हैं। अब देखिए, आप प्रश्न की तरफ आइए कि हाँ ये बात सही है, इंफॉर्मेशन लोडेड प्रश्न तो प्रीलिम्स में आ ही सकते हैं। आज के लेक्चर से मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण लेक्चर है, एक या हो सकता है 2 प्रश्न मिल जाए आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में, और स्टेट पीसीएस में हो सकता है 2-3 मिल जाए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं। मुख्य मेरा वो नहीं है, वो तो आपके ऊपर है, आप कितना इसमें होमवर्क कर लेते हैं। मेरा मुख्य जो टारगेट है वो मेंस का सवाल जो है, इससे कैसे बन सकता है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं। क्या मेंस में ऐसा पूछ लेगा कि कुल मिलाकर कितने युग की रॉक्स पाई जाती है इंडिया में, नहीं, ये सब नहीं पूछेगा। अप्लाइड एस्पेक्ट उसका पूछेगा कि क्या कारण है कि इस इलाके में जो है वो कोयले के भंडार अधिक पाए जाते हैं, और क्या कारण है कि इंडस्ट्रीज जो कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो इस पर्टिकुलर जोन में इंडिया के जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आपको फटाफट यहाँ पर कोयला पाया जाता है तो सब लिखेगा आंसर कि क्योंकि इस इलाके में कोयला पाया जाता है इसीलिए यहाँ पर जो है, नहीं, आप वहां से शुरुआत करिए कि जो इंडियन रॉक सिस्टम है उसके क्लासिफिकेशन ऐसे ऐसे हुआ है। इस वाले जो रॉक सिस्टम है जहां पर कोयला जो है वो पाया जाता है वो इस दौरान बना था, कार्बोनिफेरस के समय में बना था या इस समय में बना था, ठीक है। कारण यह है कि इस समय में ऐसा थ्योरी है कि जंगल जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये डिप्रेस्ड हो गया, इसमें जो फॉसिल्स इसीलिए खूब सारे पाए जाते हैं, और इसका फॉसिल ओरिजिन होने की वजह से कोल इसमें पाया जाता है। इसीलिए फिर आप लिखिए, जो नॉलेज है उसको यूज कीजिए, लिखिए कि 90% ऑफ द कोल इस सिस्टम में पाया जाता है, लेकिन हाई क्वालिटी कोल जो है वो कार्बोनिफेरस सिस्टम में पाया जाता है, ऐसे ऐसे हो गया। और इसी कारण
इसी के चारों ओर जो है वो इसका निर्माण हुआ, विकास हुआ, क्योंकि ये सिंपल इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि जहां पे रॉ मटेरियल का आधिक्य हो उसके आसपास ही इंडस्ट्रीज लगाना इकोनॉमिक रहता है। तो अब इससे हम दूसरा प्रिंसिपल क्या समझते हैं? दूसरा प्रिंसिपल ये कि इंडस्ट्री सेटअप करने के समय कौन कौन से इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नंबर 1 पर आएगी, लेकिन तुरंत इमीडिएट जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा लेबर। तो रॉ मटेरियल, लेबर, जो मैंने आपको एक लाइन लिखी थी कि क्या आयरनी है, यानी क्या विरोधाभास है, क्या विडंबना है कि ये जहां पर पाए जाते हैं ये सारे ओर्स, वहां दुनिया हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग रहते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं स्टेटमेंट कर दिया था, ये विडंबना तो है, ये समाजशास्त्र की दृष्टि से एक विडंबना है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखिए तो जहां पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं वहां खूब गरीबी है, और इसीलिए वहां आसानी से चीप लेबर मिल जाता है लोगों को। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? चीजें बहुत आपस में जुड़ी हुई हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं यह है कि एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से आपको इस पूरे उसको पढ़ना है। हर एक जोन को आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए वहां पर किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो गई, फ्यूल की अवेलेबिलिटी हो गई, चीप फ्यूल कहां मिल सकता है, चीप रॉ मटेरियल कहां मिल सकता है, कहां पे चीप लेबर मिल सकता है। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं पढ़े थे इकोनॉमी में हम लोग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कुल मिलाकर उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर देखिए कि इसलिए इंडस्ट्रीज यहां पर होंगे। लेकिन यूपीएससी यहां नहीं रुक रहा है, यूपीएससी यहां नहीं रुक रहा है, यूपीएससी यहां से बियॉन्ड जा रहा है, और वो अब ये पूछता है कि ऐसा क्या परिवर्तन, ऐसी क्या क्रांति हो गई है कि अब जो ये पुराना सिद्धांत हुआ करता था कि जहां पे इंडस्ट्रीज हो वहीं के आसपास इंडस्ट्री लगाइए, ऐसा क्या हो गया है कि अब ये नियम टूटता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा क्यों है कि अब इंडस्ट्रीज ऐसी जगह भी लग रही है जहां उनका रॉ मटेरियल नहीं है? तो बताइए कि ये कारण ये हो सकता है कि जो है चीजें जो है रॉ मटेरियल उस जगह पर एग्जॉस्ट हो गया और उसका जो रिलेटिव एडवांटेज था वो खत्म हो गया। दूसरा बताइए कि क्रांति हो चुकी है, जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में क्रांति हो चुकी है, हाईवे बन चुके हैं, तो लोग अब ये देखते हैं कि हम कहाँ जो है एक अच्छी लिवेबल कंडीशन में अपने जो है मैन पावर को कहाँ रुकवा सकते हैं, कहाँ जो लिवेबल भी हो, तो दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज हो कि बहुत दूर भी ना हो उस जगह से, और जहां पर थोड़ा लिविंग कंडीशंस बेटर हो, कहाँ से कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है, कहाँ मार्केट से प्रॉक्सिमिटी हो सकती है। तो अब देयर इज अ चेंजिंग पैराडाइम, अब शिफ्ट हो रहा है। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको जानना चाहिए। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो सप्लाई चेन, डिमांड जो साइड है और सप्लाई साइड, कब किन किन इंडस्ट्रीज में डिमांड साइड के फैक्टर्स जो है डिटर्मिनिंग फैक्टर है, जो डोमिनेंट होते हैं, और क्यों सप्लाई साइड की तरफ चीजें जो है वो कब मूव होना शुरू हो जाती हैं, और इंडिया में इसके कितने उदाहरण हैं। इस तरह का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है कि नहीं, इस प्रकार से आप केस स्टडी बना के पढ़ेंगे तो आपसे सवाल नहीं छूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। And I think we will stop here for today. आज भी इंफॉर्मेशन लोडेड काफी चीजें रही हूं, लेकिन कंसेप्चुअल भी रही हैं। तो आप जो चीज हमेशा सिर्फ और सिर्फ याद करने पर विवश थे, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि जब आप इस तरह से पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा है, तो जो मोती जो बिखरे हुए हैं फैक्ट्स, उनके लिए आपको एक धागा मिल जाएगा, और आप उसे कंसेप्चुअली जो है कंसेप्चुअल स्पेस में फैक्ट्स को बैठा सकेंगे, और कुछ नहीं तो एलिमिनेशन वाली टेक्निक में कम से कम आपको फायदा होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। वी विल रिज्यूम द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट, जय हिंद, थैंक यू। सर आज के तुम्हारे लेक्चर से जस्ट आई वांट टू रीएम्फेसिस व्हाट यू सेड। आज के लेक्चर सवाल जरूर आएगा सर, 100% आएगा। अब क्यों आएगा मैं थोड़ा बता देता हूं। क्या है, रिसोर्सेस की बात आज देखिए। अगर आप यूपीएससी का पैटर्न देखिए तो यूपीएससी के पैटर्न में 4-5 चीजें बहुत पूछते हैं। जैसे ह्यूमन इंडेक्स क्या है, ह्यूमन का कहते हैं अपनी जो कहते हैं हेल्थ स्थिति क्या है, अपना बजट क्या है, वैसे ही जो अपना रिसोर्सेज वाला पार्ट सवाल जरूर पूछते हैं। तो जो सर ने रिसोर्सेज का एक पार्ट कवर किया है, एक रिसोर्सेज पार्ट एग्रीकल्चर हो गया, एक रिसोर्स पार्ट आज कवर किया। अगर आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखिए, रिसोर्सेज जो अपने उससे सवाल कोई ऐसा साल आज तक हमने देखा आया ना हो। तो आप लोग देखिए, और जो सर ने कहा आप इसको फिर सुनिए। इसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दूसरा इतनी मेहनत करके इंफॉर्मेशन लाई गई है कि आप खुद ढूंढेंगे, आपके हाथ में नहीं आएगा। देखिए, आप लोग 20-22 साल के बच्चे हो, आपके पास उतनी समझ नहीं, तो समय भी नहीं है। तो मैं हमेशा अपना डिसअपॉइंटमेंट शो करता हूँ और आप लोग क्लास रेगुलर नहीं करते हो। उसका रीजन क्या है, आपके कंट्रोल के बाहर की चीज है।
अगर आप क्लास नहीं करो तो क्लास करके भी प्रीलिम्स फेल हो सकते हो, क्लास नहीं करोगे तो पक्का फेल करोगे, 100% फेल करोगे। उसका रीजन क्या है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके हाथ ही नहीं आएगी। मैं इसलिए बोलता हूं, हम लोग जब पढ़ते हैं हम लोग को भी बहुत समय लगता है। जो 100 का लेक्चर या 8-10 घंटे से कम में तैयार नहीं हो सकता है, इतना काम किया ही होगा इन्होंने। अब 8-10 घंटा एक मेच्योर माइंड अगर कोई काम करता है और आपका इनमेच्योर माइंड काम करता है, आप 50 घंटे में नहीं कर सकते हो। तो इतनी बड़ी कोशिश को एक अंजाम देने के लिए जरूरी आप लोग मेहनत करो। नहीं तो मैं बार बार कहता हूं, जैसे कई लोग उन्होंने हमसे बोला कि सब मैं वो कोचिंग कर, क्या मेरे को क्लास जरूरत नहीं है। अरे भैया, आपने कोचिंग की थी, पढ़ लिया था, तो काहे प्री फेल हो रहे हो? फिर तो आपको आज एसडीएम होना चाहिए, आप क्यों आए हो? जिसको भी ये गलत फहमी है कि मैंने कोचिंग कर लिया, मैं क्लास नहीं करूँ, वो वेंचर छोड़ दे। क्योंकि मैं भविष्य जानता हूं, मैं सारी कोचिंग जाता हूं, कुछ नहीं पढ़ाती है। तो इसलिए आपको मैं एक ही सलाह, आप इस लेक्चर को मैं अभी तुरंत लोड कराता हूं, आप लोग फिर से सुनिए। बिफोर श्योर से नेक्स्ट लेक्चर आप इसको पूरा अगेन सुनिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। एक चीज सर की ही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं दो बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, और ये उसका क्लास का हिस्सा नहीं है। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, अननेसेसरी स्पेस क्यों बर्बाद करने का, ये एक इंटरेक्शन जैसा है।